देखिए, शुरुआत करेंगे दावा ये आपका मोटरयान अधिनियम 1988 का अध्याय जो है 12 दावा अधिकरण सेक्शन 165। ये दावा अभिकरण के बारे में बताता है कि दावा अधिकरण जो है देखिए इसका पहला क्लॉज क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जिन्हें इस अध्याय में इसके पश्चात दावा अधिकरण कहा गया है, ऐसे क्षेत्र के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों के न्याय निर्णय के प्रयोजनों के लिए गठित कर सकेगी, जिनमें मोटर यानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें शारीरिक क्षति हुई है, या पर व्यक्तियों की किसी संपत्ति को नुकसान हुआ है, या दोनों बातें हुई हैं। ये क्या कह रहा है, कुल मिलाकर के एक दावा, एक या एक से अधिक दावा अधिकरणों की स्थापना की जा सकती है राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार, बस इतना याद रखना है कि दावा अधिकरणों की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी, राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। एक या एक से अधिक दावा अधिकरणों की स्थापना कर सकती है। किस मामले में किस करती है, जो मोटर यानों से जो भी दुर्घटनाएं होती है, चाहे मृत्यु हो या कोई दुर्घटना हो, किसी अन्य व्यक्ति को दुर्घटना हो, तो कुल मिला के मोटर यानों से होने वाली जो दुर्घटनाएं होती है उनके उन मामलों का विचारण करने के लिए दावा अधिकरण की स्थापना जो है राज्य सरकार कर सकती है। एक या एक से अधिक भी कर सकती है। ठीक है, बस इतना सा है इसमें। तो स्थापना राज्य सरकार करती है, और मोटर यानों से संबंधित जो अपराध होते हैं उनसे संबंधित एक्सीडेंटल जो केस होते हैं, कुल मिला के उन मामलों का विचारण करने के लिए दावा अधिकरणों की जो है स्थापना की जाती है। अब स्पष्टीकरण लिखा है, शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों के न्याय निर्णय के प्रयोजनों के लिए गठित कर सकेगी, जिसमें मोटर यानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु या शारीरिक क्षति हुई है, पद के अंतर्गत धारा 164 के अधीन प्रतिकर के लिए दावे भी हैं। तो ये कह रहा है कि भाई उसमें कंपनसेशन के लिए जो दावे हैं वो भी शामिल है ना, जो आप करते हैं जब एक्सीडेंटल केस होते हैं उसमें जो प्रतिकर के लिए दावे किए जाते हैं वो भी इसमें शामिल है। दूसरा कहता है, दावा अधिकरण उतने सदस्यों से मिलकर बनेगा जितने राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे, और जहां वह दो या अधिक सदस्यों से मिलकर बनता है, वहां उनमें से एक को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। तो ये कह रहा है कितने सदस्यों से मिलकर बनेगा, ये भी राज्य सरकार तय करेगी कि कितने, जितना राज्य सरकार मतलब उपयुक्त समझती है उतने लोगों से या उतने सदस्यों से ये मिलकर के बनेगा। अगर बस इतना ये कह रहा है कि जहां दो या दो से अधिक सदस्य हैं तो उसमें से एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा। दो से अधिक होने पर, दो से अधिक हैं, अगर दावा अधिकरण में दो से अधिक सदस्य हैं तो उनमें से किसी एक को क्या बना दिया जाएगा, अध्यक्ष। ठीक है, उनमें से किसी एक को क्या बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा। तीसरा देखिए क्या कहता है, तीसरा कहता है कोई व्यक्ति दावा अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह ना होगा जब तक कि, पहला कहता है मतलब योग्यताएं हैं उनकी, योग्यता दावा अधिकरण के लिए योग्यता क्या है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ना हो या ना रहा हो, उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का न्यायाधीश ना हो या ना रहा हो। ठीक है, तो ये योग्यता है। दूसरा, जिला न्यायाधीश ना हो या ना रहा हो, दूसरा जिला न्यायाधीश की बात कर रहा है, जिला न्यायाधीश। ठीक है, ये भी सेम है, ना हो या ना रहा हो। अगला कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या किसी जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह ना हो। तो कह रहा है हाई कोर्ट, ये दोनों की बात करें, इन दोनों के नियुक्ति के योग्य ना हो। मतलब हाई कोर्ट और जिला मजिस्ट्रेट बनने की कुल मिला के उसमें योग्यता होनी चाहिए, ऐसा व्यक्ति हो सकता है। तो इसकी योग्यता क्या, हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या रहा हो, सेशन न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश हो या रहा हो,
या यो हाई कोर्ट और जिला न्यायाधीश के लिए जो योग्यताएं होती है बनने की, वो योग्यता उसमें अंदर होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को ही दावा अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। चौथा देखिए क्या कहता है। चौथा कहता है जहां किसी क्षेत्र के लिए दो या अधिक दावा अधिकरण गठित किए गए हैं, वहां राज्य सरकार साधारण विशेष आदेश द्वारा उनके कामकाज के वितरण का विनियमन कर सकेगी। अब ये कह रहा है कि भाई जहां दो या दो से अधिक दावा अधिकरण बनाए गए हैं, तो उसमें फिर उनके कार्यों का वितरण कौन करेगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार कि भाई कौन से मामले कौन कौन देखेगा। दावा अधिकरण आप लिख रहे होंगे, दावा अधिकरण क्या होता है भाई? ये एक तरीके से कोर्ट ही होता है, ये है ना। दावा अधिकरण आपने देखा होगा, जो क्लेम के केस चलते हैं कोर्ट, उसको दावा अधिकरण ही बोलते हैं ना साधारण भाषा में। हालांकि उसको दावा, आप सोच रहे हो कोई अधिकरण होगा, कोई कमेटी होगी, कोई कमेटी वमेटी टाइप का नहीं होता, ये न्यायालय ही होते हैं और उनको दावा अधिकरण कहा जाता है जहाँ क्लेम के केस लगते हैं। न्यायाधीश ही होता है इसमें अध्यक्ष। ये लिखे ना, ये सब कौन है? न्यायाधीश ही तो है। तो जो न्यायाधीश होते हैं वही लोग होते हैं सेशन जज। जिला न्यायाधीश जो दावा अधिकरण होता है उसमें भी जिला न्यायाधीश ही बैठता है। बस अंतर ये है कि उसको क्या बोला जाता है, उसको दावा अधिकरण बोलते हैं। जबकि क्लेम का केस जो करते हैं, व्यवहारिकता की बात बता रहा हूँ, तो उसमें जो करते हैं अपन केस, तो उसको क्लेम वाले केस बोलते हैं और उसमें दावा अधिकरण लिखा जाता है। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, है ना महोदय, होते वो न्यायाधीश है। वो न्यायालय प्रॉपर जैसे न्यायालय होते हैं वैसे ही न्यायालय लगते हैं, वही न्यायालय होते हैं, बस उनको दावा अधिकरण बोला जाता है। क्योंकि क्लेम की जो बातें होती हैं अपनी मोटर दुर्घटना से संबंधित जो केस होते हैं इनके यहाँ चलती है। तो एक तरीके से ये क्या है? न्यायालय ही है ना। बस इनको दावा अधिकरण बोला जाता है। न्यायालय ना बोल के क्या बोलते हैं? दावा अधिकरण के रूप में स्थापित, मतलब वो न्यायालय है लेकिन उनको दावा अधिकरण के रूप में स्थापित किया गया। पर्टिकुलरली जो आप ये समझ लीजिए, मैं जो क्लेम के केस होते हैं वो चलते हैं, तो एक तरीके से वही है ना। तो सेक्शन याद रखेंगे आप कि 165 में दावा अधिकरण नियुक्ति कौन करता है, मतलब इनकी स्थापना कौन करता है? राज्य सरकार करती है। बस और कुछ इसमें है नहीं। योग्यताएं याद रख सकते हैं, हाई कोर्ट और जिला न्यायाधीश जो बनने की योग्यता होनी चाहिए, या इनका न्यायाधीश हो या रहा हो दोनों, बस इतना सा याद रखना है। अब देखिए इसके बाद 166 यहाँ लिख लीजिए, सेक्शन 166 जो है इसका ये कहता है प्रतिकर के लिए आवेदन। आवेदन है प्रतिकर देखिए ये क्या कहता है। पहला पहला कहता है जहां धारा 165 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट प्रकार की दुर्घटना से उद्भूत प्रतिकर के लिए आवेदन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकेगा। अब ये कह रहे हैं भाई प्रतिकर के लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है? पहला, उस व्यक्ति द्वारा जिसको क्षति हुई है। कौन कर सकता है? व्यक्ति द्वारा, सीधा व्यक्ति लिखा है तो कौन सा व्यक्ति? जिसको क्षति हुई, सीधी सी बात है, तो व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। दूसरा, संपत्ति के स्वामी द्वारा, स्वामी द्वारा, ये तो वैसे कॉमन बात है, स्वामी द्वारा भी किया जा सकता है कि किसी की संपत्ति को कोई नुकसान होता है। अगला कहता है जब दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मृत्यु हुई है तब मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा, तो प्रतिनिधि द्वारा सीधा लिख लीजिए, सभी प्रतिनिधि द्वारा, विधिक प्रतिनिधि निधि द्वारा। ठीक है, तो विधिक प्रतिनिधि द्वारा चाहे एक हो चाहे सभी हो, जितने भी हो सभी कर सकते हैं विधिक प्रतिनिधि, अगर मृत्यु होती है तो मृत्यु की दशा में। अगला, जिस व्यक्ति को क्षति पहुंचती है उसके द्वारा अथवा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता अथवा मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा। अगर क्षति होती है तो उस मामले में भी लगभग यही है। अगर क्षति हुई तो प्राधिकृत कोई व्यक्ति हो सकता है उसके द्वारा, या स्वयं भी हो सकता है प्राधिकृत व्यक्ति, या प्रतिनिधि जो ऊपर लिखा है उसके प्रतिनिधि द्वारा क्या किया जा सकते हैं? दावा किया जा सकता है। तो कुल मिला के व्यक्ति स्वयं कर सकता है ना। और अगर संपत्ति वगैरह मामला तो उसमें जो संपत्ति का मालिक है वो कर सकता है, उसके प्रतिनिधि कर सकते हैं, मृत्यु की या फिर उसकी तरफ से कोई प्राधिकृत व्यक्ति होता है वो सब क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, परंतु लिखा है परंतु जहां प्रतिकर के लिए किसी आवेदन में मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए हैं, वहां वह आवेदन मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधि की ओर से या उनके फायदे के लिए किया जाएगा। और जो विधिक प्रतिनिधि ऐसे सम्मिलित नहीं हुए हैं उन्हें आवेदन में प्रत्यर्थियों के रूप में पक्षकार बनाया जाएगा। अब ये कह रहा है कि कुछ मैटर ऐसा हो, किसी की मृत्यु हो गई, अब जो दावा अधिकरण में आपने बात किया
तो ये कह रहा है अगर सारे जो विधिक प्रतिनिधि हैं उसमें शामिल नहीं होते हैं तो जो है उसका निपटारा सभी लोग, मतलब एक दो लोगों ने कर दिया, बाकी लोग जो अगर शामिल नहीं हुए हैं तो जो भी डिसीजन किया जाएगा वो सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, और बाकी के जो शामिल नहीं हुए हैं उन्हें प्रत्यार्थियों के रूप में क्या कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा। ऐसा इसलिए कहा है कि मान लो अब अभी तो कोई मान लो शुरू में तो किसी ने नहीं लगाया, कोई एक आध दो विधिक प्रतिनिधि होंगे उन्होंने लगा दिया, जब कंपनसेशन मिलेगा तो फिर सारे आ जाएंगे कि भैया हमारा भी इसमें हक बनता है। इसीलिए कह रहे हैं एक ही बार में पूरा जो है निपटारा कर दिया जाए, तो जितने भी विधिक प्रतिनिधि हैं सबके हित में फैसला किया जाएगा, और अगर जो जुड़े नहीं है उनको सूचना देकर प्रत्यार्थियों के रूप में उनको भी शामिल कर लिया जाएगा। परंतु कहता है, परंतु यह और कि जहां कोई व्यक्ति धारा 149 के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार धारा 164 के अधीन प्रतिकर स्वीकार करता है, वहां दावा अधिकरण के समक्ष उसकी दावा याचिका व्यपगत हो जाएगी। ये कह रहा है परंतु लिखा है भैया कि अगर परंतु और जहां कोई व्यक्ति धारा 149 के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार धारा 164 के अधीन प्रतिकर स्वीकार कर लेता है, मतलब जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है उसने अगर प्रतिकर वगैरह स्वीकार कर लिया है तो फिर ये दावा अधिकरण के तहत उसकी याचिका क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रीजन वही है कि दावा अधिकरण भी क्या दिला रहा है आपको, जो भी नुकसान हुआ, क्षति हुई है उसके लिए प्रतिकर दिलाएगा। आपने पहले ही सांठ गांठ करके या मान लीजिए समझौता वगैरह करके कंपनियों से हो जाता है, तो समझौता होकर आपने पहले अगर कंपनसेशन ले लिया है तो यहाँ पे जो है आपका दावा अधिकरण के तहत जो आपने आवेदन किया है वो आवेदन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, व्यपगत हो जाएगा। अगर आप प्रतिकर ले लेते हो पहले, तो कंपनियां तो पहले कोशिश करती ही हैं कि भैया आपसे, मोस्टली कंपनियों पे ही आते हैं इसमें पार्ट, जो केस होते हैं कंपनी भी देती है ना, स्वामी बहुत कम देते, बीमे होते हैं तो कंपनी देती है। तो कंपनी देती है तो कंपनी पहले जो जो जिसने दावा किया उसी से कोशिश करती है कि भैया आप आपस में बाहर गई समझौता कर लें, और अगर कोई ने समझौता कर लिया है तो ऐसा नहीं कि कंपनी से पहले पैसा ले लो और उसके बाद फिर कंपनी पर दावा ठोक के आप सोचो यहाँ से भी लेने, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए ये कह रहा है कि अगर आपने प्रतिकर वगैरह पहले ले लिया है तो यहाँ पे जो आपने आवेदन लगाया है वो आवेदन क्या हो जाएगा, व्यपगत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, देखिए दूसरा कहता है उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक आवेदन दावाकर्ता के विकल्प पर उस दावा अधिकरण को जिसकी उस क्षेत्र पर अधिकारता थी जिसमें दुर्घटना हुई थी, अथवा उस दावा अधिकरण को जिसकी अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर दावा कर्ता निवास करता है या कारोबार करता है, अथवा जिसकी अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी निवास करता है, किया जाएगा, और वह ऐसे प्रारूप में होगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाए। अब ये कह रहा है कि भैया जी कौन सा दावा अधिकरण, कुल मिला के जहाँ दुर्घटना होती है, जहाँ वादी वो प्रतिवादी रहता है, या जहाँ पे कुल मिला के घटना हुई है, घटित हुई है, उस क्षेत्र उसी की अधिकार क्षेत्रता में जो है वहां का ही जो दावा अधिकरण होगा वो क्या करेगा वो मामले को ग्रहण करेगा। मतलब उधर ही आप जो है आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अधिकार कुल मिला के जिसकी अधिकार क्षेत्रता में जो घटना हुई है वहां का जो दावा अधिकरण कुल मिला के हर जिले में होते हैं, है ना, हर जिले में होते हैं। तो मान लीजिए इस जिले की घटना है तो यहाँ का जो दावा अधिकरण होगा आप वहां पर ही क्या कर सकते हैं कि केस जो है अपना दावा दाखिल कर सकते हैं। और कैसे में होगा, तो ये कह रहा है कि भाई विहित प्रारूप में होगा, जो प्रारूप होता है उस विहित प्रारूप में होगा। तो इनका एक छपा छपाया फॉर्म सा आता है, वो एक भरना पड़ता है, क्लेम का एक अलग से फॉर्म आता है, तो उसमें टिक वगैरह वो सारी डिटेल देनी पड़ती है, तो वो एक प्रो फार्मा इनका अलग से रहता है, उसमें आपको टिक वगैरह जो है करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें, क्लेम फॉर्म कहते हैं उसे। तो एक फॉर्म सा आता है 2-3 पन्ने का, उसमें आपको टिक वगैरह करके वो सारी डिटेल वगैरह देके उसमें अपना जो है दावा के साथ शपथ पत्र वगैरह जो है वो लगते हैं, उनको लगाने के बाद आपको फाइल पेश करना पड़ती है। तो कह रहा फॉर्मेट क्या होगा, जैसा भेद किया जाए उस हिसाब से फॉर्मेट होता है। तीसरा देखिए क्या कहते हैं तीसरा कहता है प्रतिकर के लिए आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे दुर्घटना के होने के 6 माह के भीतर प्रस्तुत ना किया गया हो। ये एक जोड़ा है आपका अधिनियम संख्या 2019 द्वारा अंत स्थापित। तो ये नया जोड़ा है 2000 आपका 19 में जोड़ा है। ये कहता है प्रतिकर के लिए कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे दुर्घटना होने के 6 माह के भीतर प्रस्तुत ना किया जाए। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है बात है आपके लिए, 6 माह के भीतर, मतलब आवेदन आपको कब करना पड़ेगा, मतलब आवेदन आपका तभी ग्रहण किया जाएगा जब दुर्घटना होने के 6 माह के भीतर आपने उस आवेदन को पेश किया हो, अन्यथा जो है आप दावा अधिकरण में जो है दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो 6 माह के भीतर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, दावा
करना पड़ेगा। प्रतिकर के लिए कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक उसे दुर्घटना होने से 6 माह के भीतर प्रस्तुत ना किया जाए। ये कौन से मामलों में? प्रतिकर के मामलों में। प्रतिकर अगर आप चाहते हैं कि भाई प्रतिकर दिलाया जाए, कोई कंपनसेशन दिलाया जाए, तो उसके लिए अवधि कितनी है? 6 माह के भीतर जो है आपको आवेदन करना पड़ेगा। ये नया जुड़ा है 2019 से, उससे पहले कोई लिमिट नहीं थी, कभी भी कर सकते थे। अभी क्या जुड़ा है ना, 6 माह के भीतर। तो 6 माह के भीतर जो है आप अगर प्रतिकर के मामले में आप चाहते हैं प्रतिकर दिलाया जाए तो 6 माह, ये याद रखना आप, डेट है ना, 2019 में जोड़ा गया है। अब देखिए चौथा क्या कहता है। चौथा कहता है दावा अधिकरण के अधीन उसको भेजी गई दुर्घटनाओं की किसी रिपोर्ट को इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के लिए आवेदन के रूप में मानेगा। ये क्या कह रहा है? दावा अधिकरण को धारा 159 के अधीन उसको भेजी गई दुर्घटना की जो रिपोर्टें होती हैं, जो उसको भेजी जाती हैं, वो इसको इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के लिए आवेदन मानेगा। जो भी रिपोर्टें उसको भेजी जाती हैं 159 के तहत, वो उन रिपोर्टों को भी क्या मानेगा? आपका आवेदन, दाव के प्रतिकर के लिए आपने आवेदन किया है उसको आवेदन मान करके चलेगा, मतलब आगे आवेदन मान के कार्रवाई कर सकता है। पांचवा देखिए क्या कहता है। इस अधिनियम या तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी दुर्घटना के क्षति के लिए प्रतिकर का दावा करने वाले व्यक्ति का अधिकार जिस व्यक्ति को क्षति पहुंचती है उसकी मृत्यु होने पर उसके विधिक प्रतिनिधियों के लिए इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि मृत्यु का कारण क्षति वाले अंतर संबंध से संबंधित है या नहीं, या उनका उसके साथ कोई अंतर संबंध था या नहीं, विद्यमान होगा। ये क्या कह रहा है? इस अधिनियम या तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए किसी दुर्घटना में क्षति के लिए प्रतिकर का दावा करने वाले व्यक्ति का अधिकार जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है उसकी मृत्यु होने पर उसके विधिक प्रतिनिधियों के लिए इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि मृत्यु का कारण क्षति वाले अंतर संबंध से संबंधित है या नहीं, या उनका उनके साथ कोई अंतर संबंध था या नहीं, विद्यमान होगा। ये कह रहा है कि भैया जो आवेदन वगैरह करता है उसमें अंतर संबंध वगैरह अगर कोई विधिक प्रतिनिधि वगैरह था और उसका जो दावा किया था अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो भी विधिक प्रतिनिधि वगैरह थे उसमें ये अंतर संबंध होगा कि भैया कि उनकी जो मृत्यु हुई थी उसकी वजह से, कारण की वजह से अंतर संबंध है या नहीं, या उसके साथ कोई अंतर संबंध था या नहीं, ये अपने आप में क्या रहेगा? विद्यमान होगा, विद्यमान माना जाएगा। अब देखिए 167 क्या कहता है, 167। इसमें आपको जो 6 माह वाली जो अवधि है ये थोड़ा सा याद रखना है बस, और बाकी तो इसमें कोई खास नहीं। बाकी 6 माह की जो अवधि है इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। 167 देखिए क्या कहता है। 167 कहता है कतिपय मामलों में प्रतिकर के लिए दावों के बारे में विकल्प है। विकल्प है ये कहता है जहां किसी व्यक्ति को मृत्यु या उसे हुई शारीरिक क्षति से इस अधिनियम के अधीन तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अधीन भी प्रतिकर के लिए दावा उद्भूत होता है, वहां प्रतिकर पाने का हकदार व्यक्ति कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे प्रतिकर के लिए अध्याय 10 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दावा उन दोनों अधिनियमों में से किसी एक के अधीन कर सकेगा, दोनों में नहीं कर सकेगा। ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के अधीन आता है और अगर उसे उस अधिनियम के तहत भी प्रतिकर मिलता है और यहाँ भी वो दावा कर सकता है, तो कुल मिला के वो कह रहा है कि दोनों में से किसी एक के अधीन वो दावा कर सकता है। दोनों में से एक, मतलब कहीं एक जगह, चाहे यहाँ पे वो कंपनसेशन ले ले दावा करके, या जो जिस अधिनियम कहते हैं कर्मकार अधिनियम जो है उसके तहत अगर वो आता है तो वहां पे जो है कंपनसेशन ले सकता है। तो दोनों में से किसी एक जगह वो है क्या के ले सकता है, प्रतिकर के लिए दावा कर सकता है। दोनों जगह नहीं कर सकता कि यहाँ भी ले ले और वहां भी ले ले, है ना। तो अगर वो कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के तहत आता है और उसको वहां भी हक है दावा करने का, तो वहां कर सकता है या यहाँ कर सकता है, दोनों में से किसी एक जगह कर सकता है। कुल मिला के ये कहना है कि दोनों जगह से लाभ नहीं ले सकता, दोनों के अधीन नहीं कर सकता। ठीक है। अब कहता है 168, देख लीजिए। 168 कहता है दावा अधिकरणों का अधिनिर्णय, ये निर्णय है उनका अधिनिर्णय। ये कहता है धारा 166 के अधीन किए गए प्रतिकर के लिए आवेदन की प्राप्ति पर दावा अधिकरण बीमाकर्ता को आवेदन की सूचना देने और पक्षकार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात
जिसके अंतर्गत बीमा करता भी है यथास्थिति दावे की या दावों में से प्रत्येक की जांच करेगा, की उपलब्ध कैसे अधिक निर्णय देगा जिसमें प्रतिकर की उतनी रकम अवधारित होगी जितनी उसे न्याय संगत प्रतीत होती है, तथा वह व्यक्ति या वे व्यक्ति विनिर्दिष्ट होंगे जिन्हें प्रतिकर दिया जाएगा। और अधिनिर्णय देते समय दावा अधिकरण वह रकम विनिर्दिष्ट करेगा जो यथास्थिति बीमाकर्ता द्वारा या उस यान के जो दुर्घटना में अंतर्गत तथा स्वामी या ड्राइवर द्वारा अथवा उन सब या उनमें से किसी के द्वारा दी जाएगी। ये क्या कह रहा है? ये सिंपल सी बात कह रहा है कि अब कैसे निर्णय हुआ। सिंपल सा जो होता है नॉर्मली वही लिखा है कि जब आप आवेदन करेंगे दावा अधिकरण में, तो दावा अधिकरण में जब आप आवेदन करते हैं तो न्यायालय क्या करता है, बीमा कंपनी वगैरह जो होती है उनको सूचना देता है। इसमें सूचना बीमा कंपनी को भी दी जाती है, ड्राइवर को भी दी जाती है और मालिक को भी दी जाती है, क्योंकि ये तीनों ही पार्टी इसमें बनते हैं। तो तीनों को कुल मिला के सबसे पहले तो सूचना दी जाती है, इन पे सूचना की तामील करवाई जाती है, पक्षकारी कराते हैं तो सूचना की इन पे तामील होती है। जब ये सूचना की तामील हो जाती है तो ये न्यायालय में, मतलब ये अधिकरण कहेंगे, तो अधिकरण में आते हैं। अधिकरण में आने के बाद ये अपना पक्ष रखते हैं, है ना। अपना पक्ष रखने के बाद न्यायालय इनको सुनता है, इसको सुनने के बाद जो है वो फिर क्या करता है, वो सारे मामले को देख करके फिर प्रतिकर की जो है रकम को क्या करता है, तय करता है। इनको सुना जाता है और फिर जो दोनों पक्षकारों को होते हैं, तो पहले सबसे मोस्टली तो इन्हीं का रहता है, बीमा कंपनी ही सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, तो उन्हीं को सुना जाता है। इनकी तरफ से इनका वकील आता है, उनको सुनाया जाता है, फिर ये अपने तर्क देते हैं, फिर न्यायालय संतुष्ट होता है कि नहीं होता, वो न्यायालय की विषय है। फिर सारे जो भी दस्तावेज वगैरह उसमें लगे रहते हैं उनके हिसाब से, और जो बीमा किया गया था उसके हिसाब से, उन सारी चीजों को, मतलब इसमें भी एक कैलकुलेशन होता है, इसमें भी गणित होता है, उसके हिसाब से निकाला जाता है। पहला तो ये भाई बीमा कितने का था वो भी देखा जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें लगी रहती हैं कि भाई किसी की मृत्यु हुई है या किसी का इलाज चला, तो उसमें पूरे मेडिकल के बिल रहते हैं, उनका खर्चा रहता है। उसको जो नुकसान हुआ है वो, अगर मान लो कोई विकलांग हो गया है या किसी की मृत्यु हो गई है, तो उसकी जो आय चली गई, परिवार की जो आय खत्म हो गई, इन सारी चीजों को कुल मिला के कैलकुलेट किया जाता है। देखा जाता है कि अगर वो व्यक्ति जीवित होता तो कितना कमाता, है ना। वो सारी चीजें देखी जाती है। इसके अलावा मान लो दुर्घटना हो गई, कोई विकलांग हो गया, तो ये देखा जाता है कि भाई इतने दिन घर पे बैठा रहा या काम नहीं कर पा रहा, या मान लो उसको चोट लगी थी तो कितने दिन घर पे बैठा, कितना नुकसान हुआ, इलाज में कितना लगा और अभी कितना पैसा लग रहा है। ये सारा के सारा कैलकुलेशन करके जो है, जो दावा अधिकरण होता है वो क्या करता है, प्रतिकर की मात्रा को निर्धारित करता है। तो इसी में यही कह रहा है कि उसको क्या करा जाए, इस तरीके से क्या करा जाएगा, प्रतिकर की जो है मात्रा को जो है निर्धारित किया जाएगा। आगे सबसे पहले इनको सूचना दी जाएगी, सूचना देने के बाद जो भी उपयुक्त समझा जाता है न्यायालय इनको सुनेगा, सुनने के बाद क्या किया जाएगा, जो भी प्रति सारे जो दस्तावेज वगैरह उन पर निरीक्षण करने के बाद जो भी प्रतिकर की मात्रा है वो क्या किया जाएगा, दावा अधिकरण द्वारा निश्चित की जाएगी। दूसरा कहता है दावा अधिकरण अधिनिर्णय की प्रतियां संबंधित पक्षकार को शीघ्र ही और किसी भी दशा में अधिनिर्णय की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर परिवर्तित करने की व्यवस्था करेगा। तो ये कह रहा है कि दावा अधिकरण जो भी उसने फैसला सुनाया है, अधिनिर्णय सुनाया है, उसकी कॉपियां जो है जो भी पक्षकार है उनको शीघ्र ही उपलब्ध कराएगा, लेकिन एक डेट लिखिए, 15 दिन की अवधि के भीतर। शीघ्र, शीघ्र कितने दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर। तो ये डेट दे रखी कि भैया 15 दिन के भीतर जो है इनको जो भी आवश्यक दस्तावेज, जो निर्णय होता है ना, निर्णय जजमेंट कह लीजिए, जो भी जजमेंट होता है, निर्णय होता है, उसकी कॉपी 15 दिन के भीतर जो है जो भी पक्षकार चाहता है उसको उपलब्ध करा दी जाएगी। तीसरा कहता है जहां इस धारा के अधीन कोई अधिनिर्णय किया जाता है, वहां वह व्यक्ति जिसने ऐसे अधिनिर्णय के निबंधनों के अनुसार किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है, दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णय घोषित करने की तारीख से 30 दिन के भीतर अधिनिर्णय सम्मत रकम ऐसी रीति से जैसा दावा अधिकरण निर्दिष्ट करे जमा करेगा। तो ये अब ये भी याद रखें कि 30 दिन के भीतर, मतलब क्या है कि भाई जब दावा अधिकरण ने फैसला सुना दिया अपना कि भाई इतना प्रतिकर तय होता है, मान लो कंपनी पे लगाया कि भाई आप इतना प्रतिकर देंगे, तो ये कह रहा है कि जो रकम तय की है न्यायालय ने, वो अधिकरण ने,
अधिकरण ने जो रकम तय की है वो 30 दिन के भीतर वो क्या करना पड़ेगी, उसको न्यायालय में जमा करना पड़ेगी। मान लो कंपनी को क्या कहते हैं, अधिकरण ने आपके जुर्माना क्या कहेंगे, कंपनसेशन कहेंगे कि मान लीजिए उसने प्रतिकर निर्धारित कर दिया कि कंपनी द्वारा इनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो कुल मिला के वो 5 लाख की अवधि जो रकम है वो 30 दिन के भीतर क्या कराना पड़ेगा, न्यायालय में जमा करानी पड़ेगी, ये कह रहा है। तो 30 दिन के भीतर कहाँ कराना पड़ेगी जमा, न्यायालय में जमा करानी पड़ेगी वो रकम। तो ये भी याद रखना है आपको। ये दो, एक तो 15 दिन के भीतर दे देगा निर्णय की कॉपी वगैरह, दूसरा 30 दिन के भीतर वो रकम जमा करानी पड़ेगी। और ये 6 माह वाली अवधि थोड़ा सा याद रखना है, उससे पहले तो कोई लिमिट होती ही नहीं थी, कोई लिमिट नहीं थी। क्या कहते हैं, इस क्लेम में कोई लिमिट नहीं थी, पहले कोई लिमिट ही नहीं थी। लिमिट अब से 6 माह की इन्होंने जोड़ दी है। पहले तो 5 साल क्या 10 साल बाद भी चले जाओ तो क्लेम हो जाता था, अब इसमें कोई लिमिट, अब लिमिट जोड़ दी, पहले कोई लिमिट ही नहीं थी उसमें, दावा करने के लिए कोई लिमिट नहीं थी। देखिए, अब देखिए सेक्शन 169। 169 कहता है दावा अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां, क्या प्रक्रिया अपनाएगा, किन शक्तियों का पालन करेगा, प्रक्रिया और शक्तियां। प्रक्रिया और शक्तियां, ये कहता है धारा 168 के अधीन कोई जांच करते समय दावा अधिकरण ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो वह ठीक सकेगी। कौन सी प्रक्रिया का मतलब, जिस नियम बनाए जाए उनके अधीन रहते हुए संक्षिप्त प्रक्रिया। अब संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन इसलिए करता है कि भैया जल्दी मैटर निपट जाए। मोस्टली जल्दी निपट जाते हैं, 4-5-6 महीने में निपट जाते हैं। बस इतना ही होता है कि इनको पहले नोटिस, जो कंपनी वगैरह होते हैं, ड्राइवर है, जो मालिक है, उनको नोटिस की देर होती है। बस एक बार ये आ जाए बस ये मामला जल्दी निपट जाता है। जिन लोग आते नहीं है आसानी से ना, एक बार नोटिस करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 3-4 बार तो उनको नोटिस जा पाता है, तब जाके जो बेचारे आते हैं जब, है ना। तो इसीलिए कह रहा है, तो संक्षिप्त प्रक्रिया इसीलिए निपटाई जाती है ताकि लोगों को जल्दी से कंपनसेशन मिल जाए। बस ये लोग आ जाए, इनको सुन लेता है, उसके बाद 1 या 2 होती है तारीखें, ज्यादा नहीं होती, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो जल्दी से जो है कंपनसेशन, क्योंकि कंपनसेशन ही तो निर्धारित करना है। कंपनी को सुन लेगा, कंपनी अपना तर्क रखेगी, सामने वाला जो दावा कर रहा है उसको थोड़ा बहुत सुनेगा, उसके बाद अपना फैसला सुना देता है। तो बस इसीलिए कह रहा है कि संक्षिप्त जो है प्रक्रिया अपनाएगा ताकि जो है मामले का निराकरण जल्दी हो सके। दूसरा कहता है इसमें, दावा अधिकरण को शपथ पर साक्ष्य लेने, साक्ष्यों को हाजिर कराने तथा दस्तावेज और भौतिक वस्तुओं का प्रकटीकरण और पेश कराने तथा ऐसी अन्य प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं, सिविल न्यायालय की सब शक्तियां प्राप्त होंगी तथा दावा अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 और उसके अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। तो बस ये कई शब्द याद रख लीजिए, जिनको काय की शक्तियां प्राप्त होगी, सिविल न्यायालय की। सिविल न्यायालय की शक्तियां मतलब ये है कि भाई किसी को समन करना है, समन भी करना है, दस्तावेज किसी से पेश कराने, तो सिविल न्यायालय जैसे समन किए जाते हैं ना सिविल न्यायालय द्वारा, उसी तरीके से ये लोग भी कर सकते हैं। तो इनको कैसी शक्तियां प्राप्त होंगी, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी। किसी को समन करना है, किसी को बुलाना है, कोई परीक्षा करना है, तो किस न्यायालय की शक्तियां प्रयोग कर सकता है, ये सिविल न्यायालय की। तो इसको कौन से न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी, सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी। भले ही वो सीआरपीसी की कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 और उसके अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए भी क्या समझा जाएगा, सिविल न्यायालय ही समझा जाएगा। तो अपन एक सीधा सीधा याद रखो कि सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी, चाहे वो सीआरपीसी की शक्तियों का प्रयोग करा 195 तो भी उसे क्या समझा जाएगा, सिविल न्यायालय समझा जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या कहता है इसका, गलत लिख दिया गया 169, नहीं ठीक है। चौथा कहता है इस अधिनियम के प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए दावा अधिकरण को भी, कौन सा 169 ही था, अच्छा अच्छा, कौन सा पढ़ रहे हैं, तीसरा, अच्छा तीसरा, ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, दावा अधिकरण प्रतिकर के किसी दावे का अधिनिर्णय करने के प्रयोजनों के लिए, जांच करने में उसे सहायता करने के लिए, जांच से सुसंगत किसी विषय को विशेष ज्ञान रखने वाले या अधिक व्यक्तियों को चुन सकेगा। तो ये कह रहा है कि जांच जब करते हैं तो कोई विशेष ज्ञान वगैरह जो रखते हैं, जो नॉलेज वगैरह रखते हैं,
उनको वो चुन सकता है। अब विशेष ज्ञान मान लो कोई गाड़ी है, उसमें कोई मान लो कोई दोष त्रुटि वाली बात आती है, कोई विशेष ज्ञान रखता है, टेक्निकल कोई चीज आ जाती है, तो वहां से कोई विशेषज्ञ की जरूरत पड़ सकती है ना, तो उनके बारे में कह रहा है। तो न्यायालय जो है अगर इस तरीके की कोई व्यक्ति, तो उनमें से किसी को चुन सकता है, मतलब उनमें से चुन सकता है कि भैया आप आके राय दें अपनी। तो कोई विशेषज्ञ, कुछ मामले हो जाते हैं या टेक्निकल हो जाते हैं, तो वहाँ कुछ हर हर चीज में तो कोई हर आदमी एक्सपर्ट होता नहीं, न्यायालय भी हर चीज में तो एक्सपर्ट है नहीं। कोई मशीनिकल मान लो गाड़ी की बात आती है, अब उसमें कोई टेक्निकल चीजें आती तो हो सकता है कोई विशेषज्ञ की उसे सहायता लेनी हो तो वो ले सकता है। चौथा कहता है इसके अंतर्गत इस अधिनियम, 1 मिनट, ये जोड़ा गया है आपको 149 के स्थान पर प्रतिस्थापित 155 द्वारा अंतिस्थापित। ये कहता है इसके अधीन निर्णय के प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए दावा अधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन डिक्री के निष्पादन में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, मानो अधिनिर्णय किसी सिविल वाद में ऐसे न्यायालय द्वारा पारित धन के संदाय की डिक्री हो। तो कुल मिला के ये कह रहा है सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, चाहे वो आपको अपील वगैरह करने के लिए प्रयोजन के लिए करे, चाहे वो डिक्री पारित जो निर्णय पारित करता है उसके लिए। तो इसका निर्णय भी क्या माना जाएगा, सिविल न्यायालय की डिक्री, सिविल न्यायालय की डिक्री। मतलब जो भी ये निर्णय पारित करेगा वो क्या होगा, सिविल न्यायालय की डिक्री जैसे होती है वही माना जाएगा। या कह लो सीधा सीधा कि जो जजमेंट ये देगा अधिकरण, उसको भी सिविल न्यायालय की डिक्री ही माना जाएगा। जैसे सिविल न्यायालय डिक्री पारित करता है वैसे ही इनका जो है डिक्री पारित होगी, निर्णय पारित होगा। अब देखिए कहता है 170, यहाँ लिख लीजिए 7M। 170 कहता है कतिपय मामलों में बीमाकर्ता को पक्षकार बनाया जाना। ये बीमा करता जो अपन कह रहे थे ना बीमा कंपनी, तो स्पेशली ये याद रखना कि बीमा कंपनी की बात कह रहा है कि बीमा करता को पक्षकार बनाया जाना। तो कुछ सेक्शन याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपका। बीमा करता को पक्षकार जरूरी, कैसे तीन ही लोग बनते हैं ना, मालिक, ड्राइवर, मालिक और बीमा करता कंपनी। सबसे पहले ड्राइवर, फिर मालिक और उसके बाद बीमा करता कंपनी तीसरे नंबर पर। तो इस तरीके इसी क्रम से लिखा जाता है, ये बनते हैं। देखिए ये क्या कहता है, जहां जांच के अनुक्रम में दावा अधिकरण का यह समाधान हो जाता है जांच करने के बाद, पहला, दावा करने वाले व्यक्ति तथा उस व्यक्ति के बीच जिसके विरुद्ध दावा किया गया है दुर्भय संधि है। जब मतलब ये जांच कर रहा है, उनको लगता है कि भाई दावा करने वाला व्यक्ति दावा करने वाले व्यक्ति तथा उस व्यक्ति के बीच जिसके विरुद्ध दावा किया है दुर्संधि, मतलब जो दावा कर रहा है और जिसके विरुद्ध कर रहा है आपस में क्या है, इन्होंने संधि कर ली, भाई समझौता कर लिया। कैसे, अब आप कहोगे ऐसे कैसे समझौता, समझौता ऐसा कर लिया भैया कि उन्होंने कहा कि भाई बीमा, एक जैसे मान लीजिए दो एक्सीडेंट हुआ, हमारा एक्सीडेंट हुआ किसी की गाड़ी से, अब उसका जो मालिक है, हमने उस पर दावा किया, उस मालिक ने कहा भैया हमें कोई दिक्कत नहीं, कंपनी पैसा तो कंपनी देगी, एक काम करते हैं अपन लोग मिल जाते हैं, मिलके कंपनी से ले लेंगे, उसमें तुम थोड़ा बहुत हमें दे देना, थोड़ा तुम रख लेना, ऐसा दो संधि हो गई। ठीक है, तो इस तरीके की संधि कर ली। दूसरा, वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध दावा किया गया है उस दावे का विरोध करने में असफल रहा है। तो ये कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध दावा किया है, जिसके विरुद्ध दावा किया उसने कोई विरोध उसका नहीं किया, असफल रहा है। तो लिखा है वहां उन कारणों से जो लिखबद्ध किए जाएंगे यह निर्देश दे सकेगा कि वह बीमा करता जिस पर ऐसे दावे की बाबत दायित्व है उस कार्रवाई का पक्षकार बनाया जाए, और ऐसे पक्षकार बनाए जाने पर बीमा करता को तब धारा 150 की उपधारा 2 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह अधिकार होगा कि वह उस दावे का विरोध उन सब या किन्हीं अधिकारों पर करे जो उस व्यक्ति को प्राप्त है जिसके विरुद्ध दावा किया गया है। अब ये कह रहा है कि अगर ऐसी दुर्संधि लगती है तो ये उन मैटरों में है जहां आपने बीमा कंपनी को जो है बनाया नहीं, आपने सीधे मालिक को पार्टी बनाया, उन मामलों में कह रहा है और दुर्संधि हो गई है। तो ये कह रहा है कि भैया इस तरीके की अगर दुर्संधि हो जाती है और सामने वाले ने कोई विरोध अगर नहीं किया है, तो न्यायालय जो है बीमा करता जो कंपनी होती है उसको कह सकता है कि इनको पार्टी बनाया जाए, फिर इसको वही राइट होंगे जो दूसरे को होते, अगर जिसको पार्टी बनाया जाता है उसको होते, तो ये उसी तरीके से फिर जो है बीमा कंपनी वाले जो है काम करेंगे। ये उन मैटरों में ही लागू होगा जहां आपने बीमा कंपनी को नहीं बनाया पक्ष, मोस्टली तो तीनों को ही बनाया जाता है, और नियम भी कहता है कि तीनों को बनाओ, एक बार में ही रिलीफ ले लो, बार बार नहीं मिलेगा कि पहले माल पहले ड्राइवर पे लगाओगे
फिर ड्राइवर से हार गए फिर मालिक पे लगाओगे, फिर वहां से हार गए फिर बोले कंपनी को लगाओगे, नहीं। तो रिलीफ आप तो जानते हैं ये नियम है भी कि जब रिलीफ मांगना है तो एक साथ ही मांगो, बार बार नहीं मांगोगे कि भाई एक एक करके मांगोगे। हाँ, किसी में बीमा कंपनी को नहीं बनाया, दोनों ड्राइवर मालिक को बना लिया है, आपको नहीं पता है, और अगर उनको लगता है कि आपस में दुरुसंधि वगैरह कर लिए तो स्पेशली जो है कोर्ट कह सकता है कि बीमा कंपनी को जो है पार्टी बनाया जाए, पक्ष मतलब पार्टी तो बनाते हैं लेकिन दावा जिसके विरुद्ध करते हैं ना सेकंड पार्टी के रूप में क्या कहते हैं, दावा कहाँ लिखा है 170, बीमा पक्षकार के रूप में। तो इसमें स्पेशली न्यायालय कह सकता है जब उसको लगता है कि इन दोनों के बीच दुर्सन क्या हो गया, साठगांठ हो गई है, या वो विरोध नहीं कर पाता है, जिसके विरुद्ध आपने दावा किया था विरोध नहीं करता है वो, तो फिर बीमा कंपनी को न्यायालय स्पेशली कह सकता है कि पक्षकार बनाया जाए। तो यहाँ कुल मिला के अधिकरण के द्वारा पार्टी बनाया जा सकता है। 170 सेक्शन 171 आप तो बनाते ही बनाते हो, यहाँ अधिकरण कहता है, बस इतना अंतर है। ये कहता है 171 जहां दावा मंजूर किया गया है वो ब्याज दिलाना, ये तो जानते ही ब्याज भी मिलता है जब दावा आपका जो है स्वीकार हो जाता है तो जो भी आपका ब्याज होता है वो दिलाया जाएगा। ब्याज देखिए कैसे दिलाया जाएगा, जहां कोई दावा अधिकरण इस अधिनियम के अधीन किए गए प्रतिकर के दावे को मंजूर करता है, वहां ऐसा अधिकरण या यह निर्देश दे सकेगा कि प्रतिकर की रकम के अतिरिक्त उतनी दर से तथा उस तारीख से जो दावा करने की तारीख से पहले की ना होगी जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे साधारण ब्याज भी दिया जाए। तो ये कह रहा है कि भाई जब आपका दावा स्वीकार कर लिया जाता है, दावा स्वीकार करने पे क्या दिलाया जाएगा आपको, ब्याज। तो ये ब्याज से संबंधित है सेक्शन ब्याज, कि दावा जब आपका स्वीकार कर लिया जाता है तो दावा अधिकरण जो है जो भी रकम मिलेगी वो तो मिलेगी मिलेगी, उसके अलावा दावा अधिकरण जो है जितनी भी वो ब्याज उसमें लिखा साधारण ब्याज, कैसा ब्याज, साधारण ब्याज आपको दिलाया जाए, साधारण ब्याज। कब से दिलाया जाएगा, जब से आपने दावा किया, उससे पहले नहीं, जिस तारीख से आपने दावा किया। मान लीजिए आपका 6 महीने साल भर 2 साल केस वो आपका दावा चला, तो वो 2 साल पहले का जो ब्याज बनता हुआ वहां से जो है आपका दावा, तो वहां से जो भी रकम तय की उस पर वहां से वो ब्याज दिलाया जाएगा। ब्याज कितना हुआ तो रकम नहीं, कोई साधारण ब्याज जो भी, अब साधारण ब्याज लिखा है इसका मतलब जो चल रहा हुआ वर्तमान में ब्याज की दर रहती है, तो जो दर चल रही होगी उसके हिसाब से जो है आपको ब्याज दिलाया जाएगा। रकम के साथ साथ जो रकम मिलती है आपको उसके साथ साथ ब्याज भी दिलाया जाएगा। तो ब्याज कब से दिलाया जाएगा, दावे की तारीख से, है ना, उससे पहले से नहीं। आप कहो कि भैया 2 साल पहले से दिला दो तो उससे नहीं दिलाएगा, जो या आप कहो कि दुर्घटना जब से आपने आवेदन किया था अधिकरण उस तारीख से वो है आपको क्या करेगा, ब्याज दिला सकता है। 172 देखिए क्या कहता है, 172 कहता है कतिपय मामलों में प्रतिकारात्मक खर्चे वगैरह हैं। ये कहता है इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के किसी दावे का न्याय निर्णय करने वाला दावा अधिकरण का जहां किसी मामले में किसी कारण से जो लिखबद्ध किए जाएंगे यह समाधान हो जाता है कि बीमा पॉलिसी इस आधार पर शून्य है कि वह ऐसे तथ्य के व्यपदेशन से अभिप्राप्त की गई थी जिसकी कोई महत्वपूर्ण विशिष्टियां मिथ्या थी। अब ये कह रहा है कि भाई बीमा कंपनी वो अधिकरण को ये लगता है कि जो बीमा पॉलिसी कराई थी वो ही आपकी शून्य है क्योंकि आपने गलत जानकारी डाल करके जो है बीमा कराया था। दूसरा, किसी पक्षकार या बीमाकर्ता ने कोई मिथ्या तंग करने वाला दावा या प्रतिवाद पेश किया है। दूसरा, उसे लगता है कि भैया आपने झूठा दावा पेश किया, अधिकरण के समक्ष जो दावा पेश किया है वो बनावटी है, झूठा है। वहां अधिकरण आदेश दे सकेगा कि जो पक्षकार दुर्व्यपदेशन का दोषी हो रहा है या जिसने ऐसा दावा या प्रति दावा पेश किया है वह यथास्थिति बीमाकर्ता अथवा उस पक्षकार को जिसके विरुद्ध ऐसा दावा या प्रति दावा पेश किया गया है प्रतिकर के रूप में विशेष खर्चा दे। अब ये सिंपल सी बात कह रहा है, जब जो कोई झूठा वाद लाता है या जिसके विरुद्ध वाद लाया गया है झूठा, आपने गलत जानकारी के आधार पर आपने क्या किया है, दावा किया है, तो वो कह सकता है कि जो बीमा कंपनी है या जिसके विरुद्ध आपने दावा किया है उस व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में आप क्या देंगे, खर्चा देंगे। जितना उसका खर्चा हुआ है जो न्यायालय उचित समझता, जो न्यायालय कहेंगे, अधिकरण कहेंगे, वैसे न्यायालय ही होता है, तो अधिकरण जो उपयुक्त समझता है वो खर्चा किसको देने को कहेगा, बीमा करता कंपनी को, या किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपने किया है किसी के, तो उसको आप, अगर आपने इस तरीके का
जो दावा किया है जो गलत था, झूठा था, तो आपसे कह सकता है कि इनको जो है कंपनसेशन के रूप में, प्रतिकर के रूप में क्या दें, खर्चा दें। दूसरा कहता है कोई भी दावा अधिकरण उपधारा 1 के अधीन विशेष खर्चों के बारे में 1,000 रुपए से अधिक की किसी रकम का आदेश न देगा। तो ये कह रहा है विशेष खर्चों के मामले में 1,000 रुपए की ये रकम दी है, ये भी याद रखें। विशेष खर्चे के रूप में कितना दिला सकता है, 1,000 रुपए की रकम, 1,000 से अधिक की रकम नहीं। खर्चा, विशेष खर्चे की बात की जाए तो 1,000 रुपए तक की जो है रकम इसमें दिला सकता है। ठीक है, 1,000 से अधिक, ये थोड़ा याद रखना, 1,000 से अधिक नहीं दिलाई जाएगी। ठीक है। तीसरा कहता है कोई भी व्यक्ति या बीमा करता जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है, मात्र इस कारण से दुर्व्यपदेशन दावे या प्रतिदावे के संबंध में जैसा उपधारा 1 में निर्दिष्ट है, किसी आपराधिक दायित्व से छूट नहीं पाएगा। ये जोड़ दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति बीमा करता है जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है, मात्र इस कारण ऐसे दुर्व्यपदेशन दावे या प्रतिदावे के संबंध में जैसा उपधारा 1 में निर्दिष्ट है, किसी आपराधिक दायित्व से छूट नहीं पाएगा। मतलब आपने फ्रॉड किया है तो इसका, अगर आपने फ्रॉड किया, यहाँ न्यायालय ने आपको कह दिया कि भाई फ्रॉड किया था, गलत था, आपने तथ्य झूठी जानकारी थी, या आपने बीमा पॉलिसी गलत तरीके से गलत जानकारियों के आधार पर ली है, उसके लिए न्यायालय ने आपको प्रतिकर लगाया। तो ऐसा नहीं है कि आप अब बच जाओगे। अगर आपके मिथ्या दावा करने की अगर अलग से कार्रवाई करना चाहे कंपनी झूठी जानकारी, तो उससे आप बचोगे नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि हमने भैया इनको प्रतिकर दे दिया था, बोले न्यायालय ने निश्चित किया था, अब बच गए, तो उससे नहीं बचोगे आप, है ना, वो एक अलग चीज हो जाती है। अगला कहता है किसी दुर्व्यपदेशन दावे या प्रतिदावे की बाबत इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णित कोई रकम ऐसे दुर्व्यपदेशन दावे या प्रतिदावे की बाबत प्रतिकर के संबंध में नुकसानी के लिए किसी पश्चात प्रतिवाद में गणना में ले ली जाएगी। तो ये कह रहा है दुर्व्यपदेशन वगैरह जो राशि वगैरह है, बाद में अगर कोई कार्रवाई वगैरह होती है तो इस रकम को पश्चात बाद में जो भी कार्रवाई होगी उसको भी गणना में ले लिया जाएगा। ये तो आप जानते हैं कि भी जो रकम होती है वो सब गणना में ले ली जाती है। बाद में मान लो कुछ और तय होता है, जो भी होता है, तो इन सारी चीजों को क्या कर लिया जाएगा, बाद में गणना में ले लिया जाएगा। तो ये जो है, वैसे इसमें कोई खर्चे ज्यादा होते भी नहीं है, बस इतना है, इसमें तो सभी चीजें फ्री होती हैं। इसमें यहाँ तक कि जब आप तामील कराते हैं तो बस वही, उसमें भी जो है तामील में भी नहीं लगता इसमें पैसा, इसमें तो टिकट भी नहीं लगता, फ्री में ही तामील कराई जाती है, न्यायालय के द्वारा ही होती है। इसमें वैसे और तामीलें जब आप कराते हैं तो उसमें तो आपके टिकट लगते हैं, लेकिन इसमें छूट है। दावा अधिकरण के क्लेम के जो केस होते हैं ना, उसमें कुछ नहीं लगता। हमारे यहाँ तो नहीं लगता, वैसे कहीं हरी जगह नहीं लगता होगा, तो कहीं नहीं लगता इसमें कोई जो है आपका टिकट वगैरह भी नहीं लगता। सीधा सीधा आपको बस आवेदन देना होता है, फोटो कॉपी उसकी देना होती है फॉर्म के साथ, तो इसमें कोई टिकट वगैरह भी नहीं लगता है ना, जैसे और जगह लगते हैं, और केसों में जो लगते हैं, लेकिन इसमें नहीं लगते। दावा वाले केसों में कुछ नहीं लगता, बस आपको जो है फोटो कॉपी के पैसा जो लगता है, कोई लगता है, दावा की फोटो कॉपी भेजना पड़ती है ना, तीन लोग, जितने भी लोग होते हैं, 3 है तो 3 प्रतियों में जाएगा, बस वही देना पड़ती, बाकी इसमें कुछ नहीं लगता, टिकट वगैरह भी नहीं लगता। देखिए सेक्शन 173 ये है अपील है। ये अपील की बात कह रहे हैं। अब दावा अधिकरण के पहला कहता है उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति जो दावा अधिकरण के अधीन निर्णय से व्यथित है, उस अधिनिर्णय की तारीख से 90 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो चूंकि स्पेशल दावा अधिकरण बनाया है, तो 90 दिन के भीतर कहाँ अपील होगी, हाई कोर्ट में। बस इतना याद रखना है कि जो भी व्यक्ति दुखी है, व्यथित है दावा अधिकरण के निर्णय से, तो उसकी अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट में होगी, है ना। तो हाई कोर्ट में आप इसकी अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में इसीलिए कर सकते हैं कि जो दावा अधिकरण का जो एक तरीके से दावा अधिकरण जो होता है, जिला न्यायाधीश ही होता है ना, जिला न्यायाधीश ही उसमें बैठता है। जिला न्यायाधीश से नीचे रैंक का कोई होता नहीं है, तो दावा अधिकरण में जो होता है जिला न्यायाधीश ही बैठता है, मोस्टली जिला न्यायाधीश ही रहता है। तो जिला न्यायाधीश रैंक का अधिकारी होता है, इसीलिए उसकी अपील कहाँ होगी, उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी, है ना, उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी। परंतु कहता है, परंतु ऐसे व्यक्ति की अपील उच्च न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी जिसने ऐसे अधिनिर्णय के निबंधनों के अनुसार किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा की है, यदि वह ऐसे
उच्च न्यायालय में 25,000 रुपए या इस प्रकार अधिनिर्णित रकम का 50% इनमें से जो भी कम हो ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट डीसी से जमा नहीं कर देता। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हाईकोर्ट को सख्ती है कि भाई हाईकोर्ट जो है ऐसे व्यक्ति की अपील को ग्रहण नहीं करेगा जिसने रकम का संदाय करने की अपेक्षा की है। मतलब रकम की संदाय जो करना था उसने अपेक्षा की है, उसने रकम संदाय नहीं की। मतलब ये अपील तो तब होगी ना जब अधिकरण ने फैसला सुना दिया। अब अधिकरण ने फैसला सुना दिया, उसमें आपने पहले ही पढ़ा कि 30 दिन के भीतर जो भी रकम तय की गई वो रकम जमा करनी पड़ेगी, फिर जाके अपील कर लो, वो ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर ऐसे व्यक्ति की वो अपील ग्रहण नहीं करेगा जिसने वो रकम जमा नहीं की है, तो हाईकोर्ट जो है ऐसे व्यक्ति की जो है क्या नहीं करेगा, अपील ग्रहण नहीं करेगा जिसने रकम जमा नहीं की हो। और परंतु लिखा है इसमें आगे, अधिनिर्णय के निबंध के अनुसार किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई हो, यदि वह ऐसे उच्च न्यायालय में निबंध को रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई हो। और इसमें लिखा है कि हाईकोर्ट जब आप अपील करोगे तो उसमें आपसे रकम जमा कराएगा। इसमें लिखा है 25,000 रुपए, ये थोड़ा याद रखें। मतलब वो छोड़ो, इसको पहले इसको लिखिए 25,000 रुपए, या लिखा है या इस प्रकार अधिनिर्णित रकम का 50% या 50%, जो अधिनिर्णित रकम है उसका 50%, इनमें से जो भी कम हो, बस जो भी कम हो ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित से जमा नहीं कर देता। हाँ, तो बस इतना ही समझना है आपको। ये कह रहा है कि भैया जो हाईकोर्ट जो है आपकी जमानत तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक ये जो रकमें हैं ये आप जमा नहीं कर देते। मतलब आपको रकम जमा करनी पड़ेगी। हाईकोर्ट में जब आप अपील करते हो तो आपको जो है, जो या तो 25,000 रुपए या जो दावा है उसकी 50% रकम जो है आपको जमा करनी पड़ेगी। इसमें से जो भी कम हो, है ना। अगर मान लो ये रकम कम है तो ये, अगर मान लो, और ये अगर ये कम है तो ये, तो कम से कम 25,000 तो तय कर रखा है, और बाकी जो 50% रकम है जो भी कंपनसेशन न्यायालय ने तय किया है उसकी 50%, इसमें से जो भी कम हो वो रकम आपको जो है हाईकोर्ट में जमा करनी पड़ेगी। तब जाके जो है हाईकोर्ट आपकी क्या करेगा, अपील को ग्रहण करेगा। मोस्टली यही वाली रकम लागू होगी। ये तो अधिकतर ही इसका तो आधा होना नहीं, अधिकतर कंपनसेशन के समय ज्यादा ही बनते, 5 लाख 10 लाख 15 40 40 लाख बन जाते हैं। तो ये तो बढ़ ही जाएगी रकम, 50% तो कोई नहीं करेगा, तो यही वाली मोस्टली होगी कि 25,000 आपको जमा करने पड़ेंगे। तो हालांकि इसमें ये शर्त है कि दोनों में से जो भी कम हो वो जमा कर सकते हो। अगर 25,000 से कम हो रहा है आपका 50%, तो वो कर दो, होने वाला नहीं किसी हालत में, है ना। होता ही नहीं, बहुत ही कम केस है, बहुत ही रेयर बात है कि 25,000 से कम हो, है ना, ज्यादा ही होगा। तो जो रकम होगी कम वो आपको जो है जमा करनी पड़ेगी, या तो 50% जमा कर दो उसका, या 25,000, इनमें से जो भी कम हो वो आप जमा करना पड़ेगा हाईकोर्ट में। तब जो है हाईकोर्ट आपकी जो है जमानत, वो क्या कहते हैं, जमानत नहीं, क्या कहते हैं, अपील जो है आपकी स्वीकार करेगा, मतलब अपील को सुनेगा। आगे लिखा है, परंतु यह और कि यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि समय पर अपील करने से अपीलार्थी पर्याप्त कारण से निवारित रहा था, तो वह उक्त 90 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अपील ग्रहण। ये तो आप जानते हैं, कॉमन सा नियम है कि जब उसको लगता है कि भैया कोई व्यक्ति पर्याप्त कारण थे इस वजह से वो 90 दिन के भीतर नहीं कर पाया अपील, तो वो 90 दिन के भीतर भी जो है अपील को ग्रहण कर सकता है। अब मान लो कोरोना काल आ गया था, वो अपील करना थी, अब कोरोना में चले गए, 6 महीने का, साल भर चले गए, तो वो उसके बाद भी ग्रहण की जा सकती है, की जा रही है, तो उसमें पेंडिंग हो, इस तरीके की बात होती है। या मान लीजिए जैसे नहीं कर पाया तो उसके बाद वो ग्रहण की जा सकती है। आगे कहता है दूसरा, दावा अधिकरण के अधिनिर्णय की अपील उस दशा में ना होगी जिसमें अपील में विवादग्रस्त रकम 1 लाख रुपए से कम है। अब ये कह रहा है 1 लाख रुपए से कम मामले में, 1 लाख से कम, बस इतना याद रखेंगे कि अगर रकम 1 लाख से कम है तो ऐसे मामले में कोई अपील नहीं होगी। मतलब न्यायालय ने ऊपर जो अधिकरण है उसने केवल 1 लाख रुपए या 80,000 70,000 ऐसे रुपए निर्धारित की, तब उसमें का अपील करोगे, उसमें भी आपको दिक्कत हो रहा है कि बीमा कंपनी वालों को देने को, तो वो कह रहा है उसमें कोई अपील नहीं होगी। तो ये भी याद रखना कि 1 लाख से कम मामले में जहाँ कंपनसेशन की रकम 1 लाख से कम निर्धारित की गई है, 1 लाख या 1 लाख से कम दोनों आ जाएंगे, तो उससे कम रकम जो निर्धारित की गई है उसमें जो है आप हाईकोर्ट में कोई अपील ग्रहण वो हाईकोर्ट नहीं करेगा, है ना।
तो ये यार मतलब छोटा जो अब थोड़ा सा 1 लाख ही दिलवाया या 1 लाख से कम दिलवाया, 80,000, 90,000, 95,000, 99,000 दिलवाया, और उसमें उसमें भी कंपनी कह रही कि नहीं हम ये भी नहीं छोड़ेंगे, तो उसमें कोई अपील वगैरह नहीं होगी। अब देखिए सेक्शन 174। 174 कहता है बीमाकर्ता से धनराशि की वसूली भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूली जाएगी। तो केवल इतना हेडिंग काफी, भू राजस्व जो भी रकम वगैरह है कैसे वसूली जाएगी, भू राजस्व के जैसे। इसमें लिखा है जहां किसी अधिनिर्णय के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा कोई रकम दे है, वहां दावा अधिकरण उस रकम के हकदार व्यक्ति द्वारा उसे आवेदन किए जाने पर उस रकम का प्रमाण पत्र कलेक्टर को भेज सकेगा तथा कलेक्टर उसे ऐसी रीति से वसूल करने के लिए अग्रसर होगा मानो वह भू राजस्व की बकाया। अब जब भू राजस्व की बात आ गई तो कौन के द्वारा वसूली जाएगी, कलेक्टर के द्वारा। कलेक्टर को भेज देगा ये यहाँ से अधिकरण के भाई इस ये रकम वसूली करनी है, तो ऐसी कैसे वसूली जाएगी, भू राजस्व की जैसे। और भू राजस्व वसूलना वाली बात आ गई फिर कलेक्टर आ जाएगा, तो कलेक्टर के माध्यम से जो है वसूली जाएगी। अब देखिए इधर लिख लीजिए 175। 175 कहता है सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन, ये रोक रहा है। इसमें भी आप हेडिंग पढ़ सकते हैं, हेडिंग से स्पष्ट है कि सिविल न्यायालयों को अधिकारिता नहीं हुई इस मामले में। जहां किसी क्षेत्र के लिए दावा अधिकरण गठित किया गया है वहां किसी भी सिविल न्यायालय को यह अधिकारिता न होगी कि वह प्रतिकर के किसी दावे के संबंध में किसी ऐसे प्रश्न को ग्रहण करे जिसका न्याय निर्णय उस क्षेत्र के लिए दावा अधिकरण द्वारा किया जा सकता है तथा प्रतिकर के दावे की बाबत दावा अधिकरण द्वारा या उसके पक्ष में की गई या की जाने वाली कार्रवाई की बाबत सिविल न्यायालय कोई भी अव्यादेश मंजूर नहीं करेगा। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि जब दावा अधिकरण स्पेशली बने ही हुए हैं और कोई ऐसा प्रतिकर है जिसका निर्धारण दावा अधिकरण कर सकता है, तो ऐसे मामलों में जो है सिविल न्यायालय कोई वाद को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि प्रतिकर दिलाता है सिविल न्यायालय। आप जानते हैं प्रतिकर की बात आएगी तो सिविल न्यायालय भी आएगा। अब जो प्रतिकर ऐसा है कि मान लो जो है दावा अधिकरण की अधिकार क्षेत्रता में आता है या दावा अधिकरण वो प्रतिकर दिला सकता है, तो फिर सिविल न्यायालय उस मैटर को जो है उस मैटर पे जो है कोई निर्णय वगैरह नहीं देगा, ना ही उस पर व्यादेश देगा, ना ही कोई अपना जजमेंट या निर्णय देगा, या कह लीजिए ना ही उसमें कोई आवेदन को ग्रहण करेगा। तो ये बटा हुआ है ना, ऐसा इसलिए किया कि वो सिविल न्यायालय सीधा सीधा कहेगा भैया आपको वहां प्रति आपके लिए वो अधिकरण बना हुआ वहां प्रति। अब ऐसा करने लगे मोटर की कोई दुर्घटना हुई कोई प्रतिकर मांग ले वहां चला जाए सिविल न्यायालय में, तो फिर सिविल न्यायालय में भी तो बोझ बढ़ता है ना, इसीलिए तो सिविल न्यायालय रोक देगा, कहेगा कि आपको दावा अधिकरण है वहां जाके करिए, अगर दावा अधिकरण हो वहां तो। अगर नहीं है तो बात अलग होती है। वैसे तो हर जिले में देखिए क्या कहता है 176 जो आपके नियम बनाने की शक्ति, तो बस इतना याद रखें कि जब जो आप जो पढ़ रहे हैं अधिकरण से संबंधित, तो अधिकरण के संबंध में जो नियम है कौन बनाता है, राज्य। यहाँ केंद्र की बात नहीं आएगी, यहाँ सारा काम राज्य का है, क्योंकि अधिकरण एक तरीके से न्यायालय होते हैं और जब न्यायालयों की स्थापना की बात आती है तो कौन करता है, राज्य ही करता है। तो ये अधिकरण एक तरीके से न्यायालय है, तो इनकी स्थापना करना भी किसका काम है, राज्य ही सरकार का काम है। बस इसमें राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति लिखा, तो 166 से 174 तक की जो धारा है उसके संबंध में जो नियम कौन बनाएगा, राज्य सरकार बना सकती है। बाकी इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, तो दावा वगैरह से संबंधित जो नियम है वो कौन बना सकता है, राज्य सरकार बना सकती है। बाकी का जो है ये अगला चैप्टर जो है अपन मंडे से शुरू करेंगे, जो पनिशमेंट वाला ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब आपके जो लास्ट के जो चैप्टर है ना, एक दो दो तीन चैप्टर ये इनमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं मोस्टली, आपके ज्यादा 2-4 क्वेश्चन जो भी आएंगे, अगर ज्यादा आएंगे तो बात अलग है, कुछ परिभाषाओं से आएंगे, और बाकी जो लास्ट के चैप्टर है ये ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे मोटर व्हीकल एक्ट में। आपके कुछ बाकी छोटी मोटी चीजें आती रहती हैं परिभाषाओं से, हेलमेट वेलमेट वाली, और बाकी आपकी ये एक तो आप जो कंपनसेशन पढ़ोगे और आपने ये दावा अधिकरण पढ़ा ये पढ़ोगे, और इसके बाद अपराध और शास्त्रीय पढ़ोगे ये, तो यही चैप्टर जो है आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन मोस्टली आ जाते हैं, है ना। वो बात अलग है कि अब ज्यादा क्वेश्चन पूछे, इतना तो खैर नहीं पूछ पाएंगे, 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछेंगे तो इन्हीं में से काम हो जाता है। कुछ परिभाषाएं, कुछ ये, और कुछ इक्का दुक्का इंपॉर्टेंट सेक्शन आते हैं आपके, हेलमेट वगैरह पहनना, सुरक्षा वाले जो होते हैं कॉमन जो क्वेश्चन होते हैं वहां से, तो वो ही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कुछ खास नहीं, इतना बड़ा है लेकिन आता है इनसे, ठीक है। बाकी देखेंगे इसको सोमवार को अगला।